नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए एनटीपीसी के एग्जाम के सवालों को सेलेक्ट किया हूं और उन्हीं सवालों का सलूशन कराने जा रहा हूं। इन सवालों को मैंने अभी तक के जितने पेपर हुए, जो अभी 5 तारीख से आप लगातार दे रहे हैं और प्रत्येक शिफ्ट में दे रहे हैं, उसी के आधार पर मैं प्लान करके यहाँ पर सलूशन आपको दे रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम रिलेवेंट सवाल है और अभी तक के पैटर्न पर बने सवाल हैं। इसलिए इन सवालों को बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ें और अपनी तैयारियों में शामिल करें। अभी बहुत सारे बच्चों का पेपर आगे है। आप अपने कमेंट से भी बता सकते हैं कि आपका अगला पेपर कब है और किस दिन आपको पेपर देना है। हम उसी आधार पर और प्रिपरेशन, आप में से कुछ लोग हमें टॉपिक लिख रहे थे कि सर ये टॉपिक करवा दें। मुझे लगता है कि हम मिसलेनियस करा के ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको हम सेलेक्ट करके सवालों को दे पाएंगे। एक मिसलेनियस टॉपिक को उठाने में एक सवाल हो सकता पता चले कि आए कि ना आए और उस पर हम आधे घंटे 40 मिनट का समय गंवाएं, तो ये उचित नहीं होता है। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा बेहतर सोच पा रहा हूं और उसी आधार पर मैं आपको तैयारियां करवा भी रहा हूं। आप में से प्रत्येक सदस्य इन सेशन से प्रॉपर जुड़िए, वीडियो को लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए मेरे लिए, और साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी हम आपको कनेक्ट कर सके, आगे भी और परीक्षाओं की तैयारियों में हम आपको शामिल कर सके। और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको भी ज्वाइन करे रहें, जिससे कि हम आपको पीडीएफ देते रहें। समझ रहे हैं? आइए मैं शुरुआत करता हूं। पहले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं। अलजेब्रिक किस तरह का सवाल आपकी परीक्षा में बन रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x + 1/2x = 2 दिया हुआ है और वैल्यू जो पूछ रहा है हमसे, किसकी पूछ रहा है बताएं? हमसे यहाँ पर ये 8x³ + 1/x³ का मान पूछा जा रहा है। हम इसका सोल्यूशन करते हैं और बताते देखिए कितना हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप इसमें से देखो तो हम यहाँ पर क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्यूबिक ऑन बोथ साइड। या तो देखिए, क्योंकि नीचे x³ गया है, ऊपर 2x³ गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि हम दोनों को 2 से गुणा कर दें। जैसे आप ऐसे कर दीजिए, अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो इससे काफी अपने को हेल्प मिलेगा। जैसे आपको दिया क्या है, x + 1/2x दिया है, बाद में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बराबर अगर 2 दिया है, चलिए हम ऐसे करते हैं, पहले क्यूबिक कर लेते हैं, फिर बाद में हम आपको लग करके बताते हैं। दोनों पक्षों का घन करिए, क्यूबिक ऑन बोथ साइड करिए। तो x + 1/2x की पावर 3 कर दीजिए, बराबर 2 का क्यूब कितना होता है बताएं? 8 हो जाता है। इसको लिखिए x³ + 1/8x³ प्लस, मतलब a³ + b³ + 3ab। ab का मतलब x × 1/2x और इंटू a + b का मतलब x + 1/2x। मैंने पूरा प्रसार कर दिया। बराबर यहाँ 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। इसकी वैल्यू देखिए कितनी है, आपको दिया है, देखिए ऑलरेडी 2 दिया है, तो इसकी जगह मैं 2 रख सकता हूँ। करेक्ट है? x से खत्म होगा, 2 से कट जाएगा, क्योंकि आप पता है ऊपर है नीचे है, और यहाँ पर बचेगा केवल 3। तो हो गया x³ + 1/8x³ और 3 उधर जाएगा तो 8 से 5 घटेगा तो कितना? 8 से 3 घटेगा तो कितना होगा? 5 होगा। सवाल दरअसल क्या पूछा है? दरअसल अपने पास देखिए क्या आ गया है, x³ + 1/8x³ बराबर आपको मिला है 8 से 3 घट करके 5। बट हमें आंसर ए नहीं देना है, हमें तो 8x³ + 1/8x³ बताना है। तो मैंने इसको 8 से गुणा कर दिया। जब इसको आपने कर दिया तो इसको भी कर दीजिए 8 से गुणा। अब इसको गुणा करने से क्या अपनी तरह हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, 8x³ होगा, और जब इसको 8 से खत्म करेंगे तो 1/x³ होगा। अपनी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट के फॉर्म में पूरी हुई, बट इधर 40 हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए 40 होगा, जो सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट आंसर लगाइएगा। सवाल नंबर आप लोग 2 देखिए, एज रिलेशन का यह सवाल है और एज रिलेशन का एक सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल रहा है। सवाल क्या कहता है, वर्डिंग सुनिए। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 साल अधिक है। 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल अधिक हो जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगी? अब इस सवाल को हम चाहें तो डायरेक्टली ऑप्शन से भी मिला के कर सकते हैं, बट आपको इसको स्टेटमेंट के हिसाब से समझना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर रखा सन, सन मतलब पुत्र, और फादर एफ लिखा, फादर पिता हो गया। सवाल क्या कहता है कि अगर पिता पुत्र यहाँ पर है n साल का, तो पहली कंडीशन, ये वर्तमान की बात है, ध्यान रखिएगा, इस समय पिताजी हो जाएंगे 3n + 3। अब हम चलते हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद पिताजी हो जाएंगे 3n + 6 के, मतलब 3 जोड़ दीजिए, और बेटा कितना हो जाएगा 3 साल बाद? n + 3 का हो जाएगा। सवाल कहता है कि 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 साल ज्यादा होगी। तो पुत्र की उम्र अगर n + 3 है तो इसका आप 2 गुना कर दो और इसमें 10 साल जोड़ दो, तब जाकर पिताजी के वह बराबर अर्थात 3n + 6 के बराबर हो पाएगा। आप इसको 2n कर सकते हैं, +6 कर सकते हैं, +10 ऑलरेडी है,
बराबर 3n+6 कर दीजिएगा। 6 से खत्म हो जाएगा, n को उधर बुला दीजिए, n बराबर 10 हो जाएगा, अर्थात बेटा उस समय 10 साल का था। अगर बेटा उस समय 10 साल का था तो पिताजी कितने साल के रहे होंगे? 10 या 3 30, 30 3 33 होता है। 33 वर्ष के पिताजी थे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। हम ऑप्शन से भी रिलेट कर सकते थे, जैसे कैसे सुनिए। अगर हम पिताजी की वर्तमान उम्र को 33 मान लेते, 3 घटा देते 30 होता और इसका 1/3 कर देते तो बेटा हो जाता 10 साल का, वर्तमान में 10 साल का। 3 साल बाद पिताजी हो जाते 36 साल के और बेटा हो जाता 13 साल का। 13 का 2 गुना करिए, 26 में 10 जोड़िए तो 36 होता है कि नहीं। सारी परिस्थितियों को ऑप्शन मैच करा देता और उसी हिसाब से आंसर हम लोग डिसाइड भी कर सकते थे, जरूरत नहीं थी इधर उधर करने की, आराम से सोल्यूशन आप लोग निर्धारित कर सकते हैं। अगले सवाल पर आइएगा। द्विघात समीकरण को इसको अलजेब्रिक ही मानिए, अब अलजेब्रा के आधार पर ही सवाल का उत्तर हम लोग देखते हैं। एक द्विघात समीकरण दिया है 3x² + 5x - 7 = 0। कह रहा जो उसके मूल है, मतलब हल है, अल्फा और बीटा है, तो 1/α + 1/बीटा का मान पूछ रहा है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है, उसके मूल यदि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का जो योगफल होता है -b/a। ठीक है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल होता है c/a। अब अपने सवाल की अगर हम बात करें तो हम ABC तो सोच ही सकते हैं कि a का मान 3 है, b का मान 5 है और c का मान -7 है। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बीटा प्लस अल्फा अपान अल्फा इंटू बीटा हो गया। मतलब यहाँ पर आपके पास मूलों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा है, और यहाँ पर मूलों का गुणनफल है, अल्फा इंटू बीटा है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे बनता है। आप खुद यहां से भी एक चीज और कर सकते थे, मतलब अगर हम इसको सोचें तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? -b/a है। अल्फा इंटू बीटा ए ऊपर चला जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा, एक प्रकार से केवल -b/c हो जाएगा। b का मान कितना है? -5 है। 5 होगा तो -5 लिखा जाएगा और 7 की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे बताइए? यहाँ पर c की जगह पर कितना पुट करेंगे? -7। माइनस से कैंसिल होकर दिस बिकम 5/7। 5/7 इस सवाल के लिए, इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन 5/7 आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आंसर पुट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन, प्लीज नोट करें। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। एक समूह के 6 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 6 हैं, जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है। औसत के सवाल आ रहे हैं, आपको पता है। 6 सदस्यों की औसत उम्र 30 साल है। इनमें से 3 सदस्यों के चले जाने, मतलब 3 सदस्य निकल गए समूह से, और इतने ही नए सदस्यों के जुड़ जाने से समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाता है। नए तथा पुराने सदस्यों की आयु का अंतर बताओ कितना था। नए और पुराने सदस्यों की आयु का अंतर कितना था, ये आपको कंफर्म करना है। 2 तरह से इसको डिसाइड कर सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल, एक तो हम एक ट्रिकी तरीके से बता सकते हैं। सुनिए कैसे। यह आसान सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है। ये संख्या है और ये औसत है, और इधर मैंने कर दिया योग है। योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। सवाल में हमसे कहा कि 6 तो सदस्य थे, औसत 30 था। योग ऑटोमेटिकली इतना तो टफ है नहीं कि हम नहीं बता सकते। अब कह रहा है 3 गए हैं और 3 ही आए हैं, क्या संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, लेकिन औसत में इसने साफ साफ कहा 2 की कमी हो जाती है, अर्थात औसत 2 घट करके 28 हो गया। अब इस वजह से योग कितना होगा आप खुद सोच लीजिएगा। योग होगा 6 8 48, 6 दूना 12 4 16, 168 होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास, अच्छा बढ़ा है, घटा नहीं है, ध्यान रखिएगा, बढ़ा है, मतलब +2 करना था आपको यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। ठीक है, +2 करिए तो 32 हो गया। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 192 हो गया। अब 192 जो हुआ है उसकी वजह से अगर देखिए तो यहाँ पर उन सदस्यों के आने से, जो 3 सदस्य शामिल हुए हैं समूह में, उन सदस्यों का जो मान का, मतलब वहां पर जो आयु का योग है वो कितना बढ़ा बताएं? 12 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 12 बढ़ा है। 12 बढ़ा है और 3 का मान अगर 12 बढ़ा है तो हम लोग यहां से ये बता सकते हैं कि प्रत्येक, जैसे हमसे क्या पूछा है, नए तथा पुराने सदस्यों की आयु का अंतर आपको बताना है। जो नए सदस्य हमारे पास आए हैं और पुराने सदस्य जो अपने गए हैं, तो आप सोचकर बता सकते हैं कि जब वो लोग पुराने लोग थे तो योग 180 था, जब नए लोग आ गए 192 हो गया। अब उनकी आयु का अंतर 12 ही तो होगा, ऐसे डायरेक्टली हम और नहीं बोल सकते, 12 होगा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, 6 सदस्य थे, औसत केवल 30 था, 3 आउट हो गए,
तीन आउट हो गए और तीन इन हो गए, समझ रहे हैं, तीन आउट हो गए और तीन इन हो गए। इससे हुआ क्या, आपको देखिए अभी कंफर्म हो जाएगा, तीन आउट हो गए, तीन इन हो गए। जब कभी किसी समूह से कुछ लोग जाते हैं और उतने ही लोग आते हैं तो इसी को रिप्लेसमेंट कहते हैं। और रिप्लेसमेंट में संख्या में कोई फर्क नहीं होता है, औसत में फर्क होता है। औसत यहां पर आपको पता है कि 2 बढ़ जाता है। बढ़ना हमेशा इन पर डिपेंड करता है, जो शामिल हो रहे लोग उन पर डिपेंड करता है। अगर मुझसे कोई पूछता है कि जो शामिल हुए सदस्य उनका मान क्या है, तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते थे उनका मान अगर निकालना था, क्योंकि यहां पर हमको ये जो आउट हो रहे थे ना, इनका भी मान नहीं पता था, इनका भी मान नहीं पता था। ऐसे में अगर इनमें से किसी एक का मान, जैसे हमने यहां पर 3 रखा, 3 ही रख लेते हैं, 3 लोग थे, हम इसको बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 3 प्लस करेंगे, कितना, क्योंकि 2 हुआ है, 2 होता है तो 2 करिए। और यहां पर आप लोग क्या कर दीजिए पता है, जैसे आप समझ गए होंगे 3 तो यहां भी थे, 3 ही यहां पर है, तो 3 गुणे आप लोग यहां पर क्या कर, 2 गुणे कितना कर सकते हैं, 6, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। इस प्रकार से आप 12 लिख सकते हैं। मतलब हम लोग यहां पर देख रहे इतना बढ़ा, कितना बढ़ा बोलिए, 3 में 12 बढ़ा, तो 12 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो मैंने आपको ऑप्शन में ए में ही लिख करके दिखा दिया था। राइट सोल्यूशन आप ऐसे कह सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, सदस्य वही थे ना, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आइए 5वें नंबर के सवाल को देखते हैं। मैंने पता किया कि हर शिफ्ट में आपको टेंजेंट का सवाल, सर्कल से रिलेटेड सवाल जरूर दे रहा है। इस सवाल को पढ़िए तो आपको कई क्लियरिटी होगी, और ऐसे पैटर्न का सवाल अगर आप एग्जाम में देखोगे तो आप जरूर कर पाओगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी है, ओ से 8 सेंटीमीटर, ओ मतलब केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेदित हैं, तो स्पर्श रेखा एपी की लंबाई बताइए क्या होगा। मैं आपको समझाता हूं इसका सिस्टम क्या है। जैसे मान लीजिए अपने पास एक सर्कल है, करेक्ट है, एक सर्कल है, सर्कल का यहां पर सेंटर है, यस सेंटर है, एक जीवा है जिसकी वैल्यू क्या है, ए बी है, जीवा है जिसकी वैल्यू ए बी है, बाहर एक बिंदु P है, P ने क्या किया, एक स्पर्श रेखा यहां पर खींचा, एक स्पर्श रेखा यहां पर खींचा। ये आपके पास जो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB आपस में क्या है, बराबर है। अब सुनते रहिएगा, यहां पर सेंटर है, सेंटर का नाम क्या है, O है, इतनी क्लियरिटी रखिएगा। कुछ बातें मैं आपको पहले बता दूं, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास यह सर्कल है, यह सेंटर है, ये जीवा है और जीवा का मान AB है। O केंद्र से अगर इस पर एक दूरी होगी, दूरी मतलब समकोण बनाने वाली रेखा, तो यह हमेशा 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ अगर कोई सर्कल है, यहां सेंटर है, इससे एक स्पर्श रेखा एक खींची गई, एक स्पर्श रेखा एक खींची गई, तो स्पर्श रेखाओं की लेंथ भी आपस में बराबर होती है। तीसरी बात, अगर कोई सर्कल है, ये सेंटर है, एक स्पर्श रेखा ऐसी डाली गई, तो केंद्र से स्पर्श रेखा पर हमेशा समकोण बनता है। इस बात को क्लियर रखिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। यहां पर एक जानकारी और आपको दिया गया है सवाल में, कि इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, तो यह लेंथ आपकी 10 हो गई, ठीक है, और यह लेंथ भी आपकी 10 हो गई। दूसरी बात, इसने कहा था कि O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात यह लेंथ कितनी है, 8 है। अगर यह लेंथ 8 है तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से यह समकोण है, और ये 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के सामने कर्ण है, तो कर्ण के हिसाब से अगर ये 8 है तो इस लेंथ को 6 कहिए, और यह लेंथ भी आपका क्या है, 6 ही है। अब थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, अगर हम एक ही त्रिभुज में रहे, सपोज करिए ऐसे हैं, ऐसे, क्योंकि अपने को एपी फाइंड करना है, थोड़ा समझिएगा तो सब क्लियर होता जाएगा। सुनिए, आपको मैंने अभी अभी बताया कि यह कोण पूरा का पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं, यस 90 होगा। और कोणों की बात किया जाए, थोड़ा सा और समझिएगा, अगर यह 90 होगा और मैंने इसको कहा चलो x है, कितना है भाई, x है, और इसको मैंने कहा चलो y है, यस y है, तो ये 90 है, x है, y है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ क्या होता है, 180। इसका मतलब क्या लिख सकता हूं बोलिए, x प्लस वाई बराबर कितना, 90 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं, यस 90 ऑलरेडी था। थोड़ा इस छोटे वाले त्रिभुज में आ जाइए, छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ x है और यहाँ पर भी 90 है, तो निश्चित तौर पर x प्लस वाई आपका 90 होता है, इन दोनों का जोड़ भी तो 90 होना चाहिए, तो यह कोण भी आपका क्या हो जाएगा, y, मतलब यह कोण। अब इससे हमको ये समझ में आया कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए a, आप इसको क्या कह दें, इसको मान लीजिए यम कह देते हैं, करेक्ट है, तो हम कहते हैं हमारे पास 2 त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज OAM हो गया, ये छोटा वाला दिख रहा होगा, और दूसरा एक त्रिभुज अपने पास हो गया APO, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। 2 त्रिभुज अगर जब सिमिलर होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाओं की बात अगर हम लोग कर दें, जैसे अपने पास यह जो भुजा है दोनों में कॉमन है, किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। इस छोटे वाले त्रिभुज में इसके सामने का कोण कितना है, 90 डिग्री है, करेक्ट है, 90 डिग्री के सामने कितना है, AO है।
और इस बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने क्या है, ओपी है, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए इधर चले आइए, यक्स के सामने यहाँ पर क्या है, एपी है। भाई पहले छोटे का लीजिएगा, बड़े वाले में यक्स कहाँ है, बड़े वाले में यक्स यहाँ है, यक्स बड़े वाले में यक्स यहाँ है, और यहाँ पर नहीं, एक सेकंड बहुत ध्यान समझिएगा, बड़े वाले में यक्स यहाँ है, यक्स के सामने क्या है बोलिए, एपी है। छोटे वाले में भी यक्स यहीं पर है और इसके सामने क्या है बोलिए, एएम है। समझ रहे हैं ना, एएम है। ऐसे आप लिखेंगे तो सब समझ में आती जाएगी बातें, बराबर। अब अगर हम बात करें बड़े वाले में वाई, वाई के सामने क्या है बोलो, एओ है, और छोटे वाले में अगर हम वाई के सामने की बात करें तो क्या है, ओएम है। हमें जो जो बातें पता है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां से आंसर निकल जाएगा। जैसे आप यहां सोचो, एपी का मान अपने को निकालना ही है, बिल्कुल। एएम का मान अपने को पता है 6 है, एओ का मान अपने को पता है 10 है, और यहां पर ये क्या है, ओएम, ओएम का मान भी अपने को पता है 8 है। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और हम यहां से अगर एपी निकालना चाहते हैं तो 6 गुणे 10 बटे कितना होगा, 8 होगा। 4 दूना या 2 चौके 8 हुआ, 2 तिया 6 हुआ, ठीक है, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हुआ, 15 बटे 2 हुआ, और 15 बटे 2 को आप 7.5 लिख सकते हैं। 7.5 डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग नोट करिए, कंफर्म करिए, सभी लोग सही आंसर देखिए। और बढ़िया एक शानदार सवाल था, आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइए, किसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से निवेशित किया जाता है, 3 वर्षों बाद वह स्वयं का 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों बाद वह स्वयं का 32 गुना हो जाएगी। यहां पर ऐसे सवाल जब मिले आप लिखिए गुना और लिखिए समय। सबसे पहले कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है। कितना समय लगा है, 3 वर्ष लगा है। अब कितने गुने की आपको डिमांड है, 32। कितना समय लगेगा यही बताना है, बहुत ही ओरल सवाल होता है। ऐसे में आपको बस इस नंबर को जबरदस्ती इसी हालत, किसी भी हालत में 2 के ऊपर बेस बना के रखना है। 2 के ऊपर क्या लगा दो कि 32 हो जाए, 5 लगा दो 32 हो जाए, 5 गुणे 3 कर दे, 15 वर्ष बाद यह आप अचीवमेंट हासिल कर लेंगे, अपने धन को आप 32 गुना बना पाएंगे। सवाल का राइट सोल्यूशन 15 वर्ष होगा। 7वें पर आइए, एक घन और उसके अंदर पूर्णतः फिट बैठ सकने वाले गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है। एक घन है, देखिए ऐसे हमने घन डेवलप कर दिया, ये देखिए बहुत बढ़िया बनाइए, साफ सुथरा, ठीक है, तभी क्लियर होता है, तभी कंफ्यूजन नहीं रहता है, नहीं तो बहुत तमाम तरह के कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। ये भैया घन है अपना, घन की प्रत्येक अपनी भुजाएं हैं और सबको पता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। अगर हम घन को क्या कर दे, इसके अंदर फिट करेंगे तो उसका बेस तो यही कवर होगा ना, आप सबको पता ही है। अब उसके अंदर गोला रख रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये इतना तो बेस है उसका, बाकी आप सबको पता ही है कहां जाकर के फिट होगा घन के अंदर। आपको वह सरफेस दिख रहा है जो ऐसे ऊपर से नीचे तक इसको टच करेगा, समझ रहे ना, ऊपर से नीचे तक इसको टच करेगा, तब जाकर के वह गोला इसके अंदर फिट हो पाएगा, तब सेट हो पाएगा। आपको दिख गया होगा गोला जो हम लोग सेट कर रहे हैं। अब सुनिए इसमें क्या हो रही है, अगर घन की प्रत्येक भुजाएं हमने ए लिखा था, घन की प्रत्येक भुजाएं ए लिखा था, आप ये समझ लीजिए इसकी जो रेडियस होगी वह a/2 हो जाएगी, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। भाई आधा ही तो चलेगा, मतलब यहां पर अगर सोचा जाए तो यहां से यहां तक इसकी हाइट, ये देखिए हाइट का आधा हो गया, तो इसकी त्रिज्या a/2 हो गई। अब इसने कहा कि घन और उसके अंदर संपूर्णतः फिट बैठने वाले गोले के आयतन का अनुपात बताएं। तो घन का अनुपात तो भुजा का क्यूब होता है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r की जगह पर क्या लिखा जाएगा, a/2 का होल क्यूब, करेक्ट है। चलिए इतनी बातें हैं। यहां पर हमने इसको लिखा a क्यूब, ऐसे रहने देते हैं, 4/3 रहने देते हैं, पाई करते हैं, और यहाँ पर a क्यूब बटे कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं, ठीक है। अब सुन लीजिए a क्यूब से गया, 4 1 के 4, 4 दूना 8 होता है, ठीक है, 3 दूना 6 उधर जाएगा, 6:पाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। कंफर्म आप लोग कर सकते हैं, 7वां सवाल आपका डन होता है। 8 आइए, एक नंबर है 31, फिर देखिए 311 311 311 311 ऐसे जाता जा रहा है। कह रहा 3 से विभाज्य है लेकिन 11 से नहीं, 11 से विभाजित है 3 से नहीं, 3 और 11 दोनों से विभाज्य है, ना तो 3 से विभाजित है और ना ही 11 से। आप ऐसे सोचो तो 311 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, करेक्ट है। तो कुल मिला के 7 बार इन नंबर को रखा गया है, करेक्ट है। और अगर हम बात करते हैं एक पेयर की तो 3 2 कितना होता है, 5 होता है, और 5 5 10, 5 15, 5 7 कुल मिला के कितना होगा, 35।
मतलब अगर हम सब जोड़ देंगे तो सभी अंकों का जोड़ कितना आएगा 35। अब 35 3 से तो कटता नहीं, तो 3 से विभाज्य की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है, 3 से विभाज्य की स्थिति नहीं है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इसने कहा 11 से विभाजित होने की बात है। हम सबको पता है कि कोई समूह कोई नंबर 11 से तब कटता है जब उसके अल्टरनेट डिजिट्स जो होते हैं उनका योग, और मतलब अल्टरनेट का मतलब इकाई से शुरू करके अल्टरनेट ले ले, या दो दो का पेयर ले ले, तीन तीन का पेयर ले ले, हम दो दो के पेयर पर भी जा सकते हैं, मतलब किसी भी स्थिति को डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे में अगर अंतर 11 से कटता है तभी वह संख्या 11 से कटती है। तो 11 की भाज्यता की अगर हम बात करें तो आप खुद ही समझ गए होंगे। जैसे हम अल्टरनेट चलते हैं तो देखिए 1 3 1 फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 1 फिर 3। अब जोड़ी कितना हुआ, 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 3 9 9 1 10 10 1 11 11 3 14 14 1 15 15 1 16 16 3 19, यहां पर जुड़कर 19 आया। 1 1 2 2 3 5 5 1 6 6 1 7 7 3 10 10 1 11 12 12 3 15 15 1 16। कहां कट रहा है, ना तो 11 से कट रहा है ना ही 3 से कट रहा है। डी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप सभी लोग समझ गए होंगे, अल्टरनेट डिजिट के हिसाब से भी जा सकते थे, वैसे भी आपका कंफर्म था यह संख्या ना तो 3 से कटेगी और ना ही 11 से कटेगी। आगे बढ़ता हूं, दो संख्याओं का मासा 13 व लासा 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है तो वह संख्या क्या होगी। सुनिए, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन करना चाहिए आपको बहुत ध्यान से। मासा प्रत्येक संख्याओं को काटता है, मासा क्या करता है, संख्या को विभाजित करता है, संख्या को विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है। और लासा संख्या से विभाजित होता है, लासा जो होता है वो संख्या से विभाजित होता है, ठीक है, विभाजित होता है। मासा संख्या को विभाजित करता है, लासा संख्या से विभाजित होता है। अगर दो संख्याओं का मासा 13 है और लासा 455 है, इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में है, मतलब 75 से बड़ी है और 125 से छोटी है। तो ऑप्शन में सारे ऑप्शंस 75 से बड़े हैं और 125 से छोटे हैं, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना इस समय तो पॉसिबल नहीं था। अब बात आती है कि वह सभी संख्या 13 से कटनी चाहिए। मैंने देखा सारे ऑप्शंस 13 से कट रहे हैं, इसका मतलब वो सभी संख्याएं, वो उनमें से वह संख्या जो कि 455 को काट दे वही आंसर होगा। तो मैंने एक चीज देखा कि भाई लासा भी तो 13 से कटना चाहिए, बिल्कुल कटेगा। ये लोग 13 से कट रहे हैं, 6 बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब आप ये बताइए कि इनमें से भाई 13 से तो कटना बाय डिफॉल्ट है। अब कौन नंबर 455 को काटेगा, जो इवन है उसकी तो बात छोड़ ही दो क्योंकि ये संख्या विषम है। बचा कौन जिससे हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 9 से देखिए, 9 से कटेगा नहीं, 5 5 10 4 14 होता है। 9 से तभी कटता है जब संख्या के सभी अंक 9 से कटते हैं। तो बचा आपका 7, 7 से पूर्णतः कट जाएगा, 13 से कट ही चुका था, इसलिए इस सवाल का राइट सोल्यूशन 91 होगा। 91 वह नंबर है जिनका मासा 13 और लासा 455 हो सकता है, इसलिए इस सवाल के लिए आपको करेक्ट आंसर 91 देना है। राइट सोल्यूशन आप लोग लगा सकते हैं। आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। जितना कमाता है 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। अब कह रहा अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह अपने खर्च को भी 10% क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। आय व्यय का सवाल आ रहा है, तदनुसार उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ये हमको कंफर्म करना है। ये देखिए आय है, हम एकदम डायरेक्ट कर रहे हैं। ये उसका क्या है, व्यय है, व्यय मतलब खर्च है, और ये उसकी बचत है। वो कमाता कितना है, 100 रुपए, खर्च करता है 75 रुपए, बचाता कितना होगा, 25 रुपए। ये प्रोसेस है। सवाल कहता है अगर आय में 20% की वृद्धि हो जाए तो 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120। वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर लेता है। अगर इसमें 10% बढ़ता है तो सिंपल सा 10% इसका 7.2 होगा, 82.5 हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल और कहता है कि वह जो है अब इस प्रकार से, अब बचत देखो कितना है भाई, इसमें से 82.5 घटा दें, 82.5 घटा दें। अगर यह आपका 82 होता तो 38 आता, बट 0.5 और कम होगा, 37.5 होगा उसकी बचत। कितना बढ़ रहा है, 12.5, साफ साफ 12.5 इसका आधा ही होता है, आधा मतलब 50%, या लिख दीजिए गुणे 100/25, 25 100 के 100 होता है, 25 सॉरी 25 है ना, हाँ 25 से आप इसको डिवाइड करिए, देखिए कितना हो जाएगा,
मतलब आप यहां से यहां तक देखिए कितने का फर्क देख पा रहे हैं, 12.5 का फर्क देख पा रहे हैं। गुणे आपको क्या करना है भाई, 100 करना है। 4 बार किया और 4 से इसको गुणा कर दिया, 50% का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। 12.5 वैसे भी आप सबको पता है कि 25 का आधा ही था, और आधा सबको पता है कि 50% होता है। सवाल नंबर 10 आपका हल होता है। कोई वस्तु x में बेचने से 15% की क्या होती है, हानि होती है। इसी वस्तु को y में बेचने पर 15% का लाभ होता है। y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का मान क्या होगा, अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए, ये सवाल का क्रय मूल्य है। ठीक है, ये क्रय मूल्य है। अगर इसको हम 15% की हानि पर बेचेंगे तो यह 85 में बिकेगा, यही हो गया आपका x। अगर हम इसको 15% के लाभ पर बेचेंगे तो यह 115 पे बिकेगा, ये हो गया y। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स कर दो। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो बोलिए कितना अंतर आएगा, 30 का। और इसको जोड़ देते हैं तो कितना जुड़कर आएगा बताइए, 5 5 10, 8 1 9 1 10, 1 1 2, ये आपका 200 हो जाएगा। यह खत्म हो जाएगा, 3:20 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में है। तो सी ऑप्शन आप लोग उतार लें, कंफर्म राइट सोल्यूशन आपके सामने है, सी जरूर सब लोग लगाएं। ठीक है, 11वां डन होता है। 12वें पर आइए। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 48 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है और 42 किलोमीटर धारा की दिशा में 7 घंटे में तय करता है। मतलब यहां पर ध्यान समझिएगा, धारा की दिशा में 48 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है और 42 किलोमीटर धारा की आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है सवाल नंबर 12। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 48 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है और 42 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में 7 घंटे में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल बताओ क्या है। जब वह धारा की दिशा में जाता है तो उसे धारा का साथ मिलता है, उसकी एक्चुअल जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं अनुकूल चाल। अनुकूल चाल इसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और इसी को अनुप्रवाह कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। 48 किलोमीटर तय किया था, 4 घंटे में तय किया था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल बनकर आई थी। प्रतिकूल चाल की बात करो, प्रतिकूल चाल का मतलब ये हो गया कि कितनी दूरी तय किया, 42, और कितना समय लगा, 7। क्या चाल हो गई बोलिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब कभी भी आपको अनुकूल चाल u पता हो और प्रतिकूल चाल v पता हो, ऐसे में शांत जल में, स्थिर जल में नाव की नाविक की तैराक की चाल x जो होता है वह होता है u प्लस बी बाई 2। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 6 बटा 2। तो 12 प्लस 6 18 बटे 2 होगा। 18 बटे 2 का मतलब क्या होता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। 12वां आपका डन होता है, कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी बातें। 5 9 और 12 का चतुर्थानुपाती, बहुत इजी सवाल है लेकिन पूछ रहा है। 5 है, 9 है, 12 है, चतुर्थानुपाती x है। 4 पद समानुपाती तभी होते हैं जब बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 5x बराबर 9 गुणे 12 कर दीजिए, x बराबर 9 गुणे 12 बटे 5 कर दीजिए। 12 9 108 होता है, 108 बटा 5 करिए, 5 दूना 10 होता है, 5 1 के 5, 5 छंगे 30, 21.6 इसका राइट सोल्यूशन होगा। बी ऑप्शन 21.6 इसका राइट सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, देखिए समझिएगा, आप सबको क्लियर होगा। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, कहां पर समकोण है, जहां पर समकोण है उस पर हम लोग क्यू पर 90 डिग्री देखिए डेवलप कर दिए। इसने कहा सेक पी, तो मतलब इस कोण की बात कर रहा है। एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं, कभी कोई समकोण त्रिभुज में जिस कोण को आप ले रहे हैं उस कोण के सामने परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, जिस पर बना होता है वो बेस होता है, जिसको आप लोग आधार कहते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। मतलब अगर आपने इस कोण को कंसीडर किया है तब तो यह लंब होगा, परपेंडिकुलर कहते हैं, या बेस होगा, आधार कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने ही कर्ण होगा, जिसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सेक पी का मान आपको दिया है, देखिए कितना, सेक पी बराबर 13 बटे 5। और सेक का रूल होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार।
तो कर्ण का मान कितना हो गया बताइए? कर्ण का मान हो गया आपका 13 और आधार का मान देखिए यहां पर कितना हो गया? 5। पाइथागोरस का नियम आपने पढ़ा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहती है कर्ण का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग करिए तो आपको 144 मिलेगा, उसका वर्गमूल 12 होगा। तो यह लेंथ यहां से यहां तक 12 हो गई। पूछा साइन आर बताओ क्या होगा? जब आपसे साइन आर पूछ रहा है, जिस कोण को पूछेगा उसके अपोजिट लंब होगा। अब इसकी केस में ए लंब हो जाएगा और एक कर्ण तो वही रहेगा। और साइन का रूल होता है क्या? साइन का जो रूल होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब इसके लिए लंब कितना है? 5 है और कर्ण तो 13 ही रहेगा। 5 बटे 13 इसका राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको देखिए पहले ही ऑप्शन में आपको दिया है। ऐसे ही सवाल आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके इधर उधर करके आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, बट थोड़ा आपको समझिए गए, मतलब अगर आपको क्लियर है सब बेसिक बेसिक चीजें तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए। 15 आदमी है 20 मीटर लंबी खाई को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में खोद सकते हैं। 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिन में खोदने के लिए कितने आदमी लगाने होंगे यदि वे प्रति घंटे 9 दिन प्रति मतलब दिन 9 घंटे काम करते हैं? ऐसे में आदमी 15 थे, 20 मीटर। अब ऐसे में देखिए एक रूल होता है जिसको कहते हैं M1 D1 H1 डिवाइड बाई W1 R1 बराबर M2 D2 S2 डिवाइड बाई W2 R2। करेक्ट है। मेन पावर टाइम, टाइम देखिए मेन पावर टाइम, टाइम का मतलब दिन और घंटे ऊपर रहता है और कार्य का भाग और मजदूरी हमेशा नीचे रहती है। समझ रहे हैं? हमने देखा 15 आदमी थे, 8 घंटे काम करते थे, 18 दिनों तक खोदते थे और कितने मीटर लंबी खाई खोदे हैं? 20 मीटर। अब देखिए 39 मीटर खाई, खाई कार्य का भाग हमेशा नीचे रहेगा। 6 दिन में खोदना है, 6 दिन में, और प्रतिदिन 9 घंटे काम करना है। कितने आदमी लगाएं कि यह कार्य ऐसे हो पाए, पूर्ण हो पाए? आइए ट्राई करते हैं, सुनिएगा। 9 दूना 18 होता है, ठीक है, 9 दूना 18 होता है और 3 दूना 6 होता है, 3 पचे 15 होता है, 2 2 से कटा है, दिख पा रहा है आप लोगों को। 8 पंचे 40 होता है, 20 दूना 40 हो गया, 39 दूना 78 होगा। आदमी कितने जरूरत पड़ेंगे? 78 आदमी की आवश्यकता होगी, जो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। 78 आदमी लगा दीजिए, अपना काम इस तरह से 6 दिन में ही पूरा हो पाएगा। जो आपका अभी तक 18 दिन में होता था वो आपको 39 मीटर खाई खोदनी है, वो भी कम दिन लगाने हैं, तो आपको कुल 78 आदमियों की व्यवस्था करनी होगी, तब जाकर कार्य डन हो पाएगा। इस तरह से इसको हम पूरा करते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत दर, इसको ऐसे समझिएगा, ये आपका निवेश था, यहां से अमाउंट प्राप्त हुआ, मतलब 7/6 होने का मतलब 6 जमा किया, 7 प्राप्त हुआ साधारण ब्याज के हिसाब से। ठीक है, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किस में बढ़ा? 6 में बढ़ा। 1 गुणे 100 बटे हम क्या लिख दे बताइए? 6 कर दे। 2 तिया 6 होता है, 2 16 बार होता है, हम लोग 2 कितना होता है? 50 बार होता है। एक चीज और है, 3 वर्ष का समय भी है, जैसे आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया, आपको 3 साल का समय भी लेना। ब्याज तो चलो 1 मिला है, लेकिन कितने समय मिला है? 3 वर्ष में। अब आपको 3 वर्ष का भी तो उपयोग करना है। हमने आपको कैसे पढ़ाया इसको समझिएगा। जब भी कभी जैसे दर निकालना हो तो दर बराबर क्या होता है? R%, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? R/100। आप इसको समय मतलब जितना समय उससे मल्टीप्लाई करें, 3 से गुणा करिए, 3R/100 हो गया। ऊपर का मान SI होता है, नीचे का मान प्रिंसिपल होता है। लिखिए 3R/100। यहाँ पर SI कितना है? 1 है और प्रिंसिपल कितना है? 100 है। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है? 6 है। देखिए यहाँ पर 6 लिखा है, यस। SI कितना है? प्रिंसिपल 6। अब आपका क्या होगा बताइए? यहाँ पर आप 2 तिया 6 कर सकते हैं, 50 कर लीजिए, 50/9 हो जाएगा। 50/9, 9 पचे 45, 5 सही 5/9% की वार्षिक दर रहेगी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको राइट दिया हुआ है, करेक्ट आंसर दिया है। 16वां सवाल डन होता है। 2 स्टेशन ए और बी के बीच चलने वाली एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, अपने गंतव्य स्टेशन पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हो तो वह 50 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी हमको बतानी है। एक सवाल इस पैटर्न पर जो जल्दी मतलब अलग अलग स्पीड से चल करके अलग अलग समयों में पहुंचे या कम या जल्दी समय में पहुंचे, उस पर बनता है। इसके लिए 2 तरीके होते हैं, एक तो हम अनुपात लेकर के चल सकते हैं और सीधा सीधा एक सूत्र होता है, सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में सूत्र का उपयोग अगर आपको करना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों चालों का गुणनफल 50 गुणे कितना कर दे? 30 कर दे। दोनों चालों का अंतर 50 डिफरेंस 30 कर दे, मतलब इसका रूल होता है S1 इंटू S2 डिवाइड बाई
S1 डिफरेंस S2 इंटू जो T1 डिफरेंस T2, उनके समयों का जो अंतर होता है उसको लगाना है आपको। समयों का अंतर देखिए कितना है, जैसे मान लो हमको 9 बजे कहीं पहुंचना है तो हम 10 मिनट देरी से पहुंचेंगे तो 9:10 पर पहुंचेंगे, और रेलगाड़ियां हैं तो आप जानते हो देर से पहुंचती हैं। अब अगर 50 की बजाय भी स्पीड 30 हो गई तो अभी भी देरी से पहुंचती, तब तो और देरी से पहुंची, 50 मिनट की देरी से पहुंची, और 50 मिनट की देरी से पहुंचने का मतलब जो अंतर रहेगा कितना हो जाएगा, 10 और 50 के बीच का अंतर 40 हो जाएगा। तो मतलब मैं 40 लिखूंगा लेकिन ये मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करूंगा 40/60 करके। 20 दूना 40 होता है, 20 तिया 60 होता है। यहां से यहां का डिफरेंस भी 20 ही है, आप देख पा रहे हैं। और अब आप समझो कितना हो गया, 2 से 10 बार होता है, 10 तिया 30 से खत्म हो गया, ये कितना आएगा 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा, जिसको आप लोग लिख सकते हैं, कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, मेरी बात को समझिए। इसका एक तरीका और होता है, चाल अगर 50 से 30 हुई, कितनी हुई, चाल 50 से 30 हुई, ये स्पीड थी। ठीक है, इसका रेशियो बनाइए, 5 और 3 का है। ठीक है, 5 और 3 का है। रेशियो जो स्पीड का होता है टाइम का जस्ट अपोजिट हो जाता है, 3 और 5 का कर दीजिए। ठीक है, 3 और 5 का कर दिया। यहां पर जो टाइम का गैप है बोलिए कितने का है, 2 का है। और इसमें टाइम का गैप कितना है, 10 मिनट की देरी और 50 मिनट की देरी, मतलब 40 का है। एक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और सही में देखो समय कितना लगता, 60 लगता। इस 60 मिनट लगता, कितना मिनट लगता, 60 मिनट, जो कि 1 घंटे के बराबर होता है। ओरिजिनल स्पीड पहले वाली कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर कोई 1 घंटे में चलेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है, समय। तो 50 गुणे 1 कर दीजिए तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 50 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। दोनों मेथड से आप इसका उत्तर कर सकते हो, बढ़िया पैटर्न है, दोनों को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरीके से। जो आपको इस एग्जाम हॉल में सेट हो जाए उसी का उपयोग करिए, उसी तरह से हल करिए। सरलीकरण का सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। पैटर्न इजी मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, बट ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगा, करने को आप चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से सवाल हल हो जाएगा। 3 है, माइनस है, ब्रैकेट में 1.6 है, माइनस है 3.2 है, माइनस है, ब्रैकेट में 3.2 है, प्लस 2.25 है, डिवाइड बाई के है, क्वेश्चन ब्रैकेट क्लोज है, और इस प्रकार से 0.65 है। ऐसे ही न्यूमेरिकल दशमलव का उपयोग करते हुए सवाल आपको एग्जाम में दे रहा है, इसका सॉल्यूशन करिए। 2.25 है, डिवाइड बाई इसको के कर दीजिए, समझ रहे हैं। और यहाँ पर 3.2 है, यहाँ प्लस लगा है, ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा 3.2 होगा, ये माइनस हो जाएगा, और आपको बता दूं ये आपका प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इससे खत्म हो जाएगा। फिर 1.6 ओपन करेगा, जैसे 1.6 ओपन करेगा, ये माइनस था, माइनस माइनस से प्लस 2.25 डिवाइड बाई के होगा। फिर से 3 ओपन करेगा, जैसे 3 ओपन करेगा माइनस होगा, और ये प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इससे इसको घटा दीजिए, 1.4 हो गया, माइनस 2.25 है, डिवाइड बाई के है, बराबर आपका कितना है, 0.65 है। दिख रहा है, इसको उधरी करिए, इसको इधर करिए। 1.65 घटेगा 1.40 से, 0.65 जब घटेगा तो 5 हुआ, 13 से 6 7 हुआ, ये 0.75 हो गया। 0.75 इज इक्वल टू 2.25 डिवाइड बाई आपका के हो गया। तो के का मान कितना होगा, 2.25 डिवाइड बाई 0.75। ठीक है, दशमलव हटा 0, 75 से करिए, देखिए कितना होता है, 3 बार। तो 3 इसका राइट सोल्यूशन होगा। आराम से आप सोल्यूशन कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। ठीक है, घबराएं बिल्कुल नहीं, ऐसे सवालों को बहुत ही होशियारी से इजीली कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा। नल ए किसी टंकी को 24 मिनट में, ठीक है, और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल अगर एक साथ खोले जाते हैं तो नल बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए कि टंकी केवल 18 मिनट में ही भर पाए। समझ रहे हैं, आइए आराम से भरते हैं, करते हैं। ए भरती है 24 मिनट में, बी भरती है कितने में, 32 मिनट में। अब अगर हम टंकी की क्षमता सोचे तो 96 लीटर की टंकी है, 24 चौके 96, 32 तिया 96। क्षमताओं की बात करें तो हर घंटे 4 लीटर पानी डालती है, हर घंटे 3 ही लीटर पानी डालती है। यहाँ पर हमने 96 लीटर टंकी को भरने का प्रयास किया। मैं ऐसे करता हूं, दोनों नलों को मैंने खोल दिया, ए और बी को। कुछ देर के बाद मतलब n मिनट तक हमने चलाया। मेरी कोशिश है कि 18 मिनट में भर पाए। 18 मिनट में n मिनट तक मैंने चलाया और दोनों की क्षमता से चलाया। इन लोगों ने 7 इंटू n पानी भी डाला, लेकिन अभी अपने पास समय कितना बचा है, 18 माइनस n। हमको बंद किसको करना है, बी को। बचा कौन, ए। 1 मिनट में कितना डालेगा, 4, 18 माइनस n पानी डालेगा। ठीक है, अब अगर हम इनको जोड़ दें, ऊपर 7n था पहले से ही, और 18 चौके 72 माइनस 4n हो गया,
बराबर अपनी टंकी टोटल कितनी है 96। इसको इससे घटा दे 3n हो गया, और इसको इससे घटा दे 6 से 2 4 होता है ये 24, n बराबर 8 हो गया। अगर 8 हम ले लेते तो डायरेक्टली आंसर बताया जा सकता था। 8 सते 56 होता, 8 सते 56 होता, 96 से निकाल दे 56 को तो 40 बचता, तो बचता अपने पास कितना 10, 10 चौके 40, बचा डालने वाला पानी कौन था 4। ऐसे ओरल भी बताया सकता था, ओरल भी इस सवाल का सलूशन हो सकता था। लास्ट सवाल है, गोले को पिघला करके ऐसे सवाल बहुत बन रहे हैं, इसको भी फोकस करिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर की व्यास वाली छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। प्राप्त गोलियों की मात्रा बताओ, संख्या बताओ। ऐसे कभी भी किसी धातु की वस्तु को पिघलाकर, गलाकर, पीट कर, ठोक कर, जो भी है, अगर नया चीज बनाया जाता है तो उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन हमेशा समान रहते हैं। गोले का आयतन हमेशा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ स्थिति ये है कि 4/3 लिखूंगा, पाई भी लिखूंगा, आर की जगह 3 रखूंगा, आर की जगह कितना रखा जाएगा 3 का क्यूब कर दिया। यहां भी रखो 4/3 करो, पाई करो, बट ये व्यास है ध्यान रखिएगा, तो रेडियस होगा आधा 0.3, तो लिखूंगा मैं 0.3 का होल क्यूब इनटू यहाँ पर n किया जाएगा, क्योंकि अकेले से तो काम चलेगा नहीं, संख्या निकालनी है अपने को। तो एक चीज तो पहले देखिए यहां से खत्म ही हो गया, ये आपका 27 हो गया, और गुणे अब बराबर ऐसे लिख दीजिए, पहले इसको 3/10 करिए, मतलब एक प्रकार से ऐसे लिख देता हूं, 3/10 करिए, 3/10 करिए, ठीक है। 3 3 9 27 होगा, खत्म होगा, गुणे n है ही है, 1000 उधर चला जाएगा, 1000 गोलियां टोटल बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने पहला है, राइट सोल्यूशन है। तो इस तरह से आप लोगों ने इन 20 सवालों से एक और क्लियरिटी करी और एक अप्रोच फाइंड किया। अब विश्वास है कि ये सब समझ में आया होगा, सब क्लियर हुआ होगा, और ऐसे ही प्रयास आपके लिए फिर से लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम आपको वहां पर पीडीएफ भी दे सके। थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद। मिलता हूं अगले सेशन में अगली प्लानिंग के साथ, अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।